नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान की कहानी काफ़ी रोचक है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम गुलाम वंश की बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बना और उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया था और उन्हीं की बेटी थी, उनका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इल्तुतमिश के कोई पुत्र नहीं थे। इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन वो सारे के सारे कोई काम के नहीं थे। कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके। दोस्तों, साउथ में एक युद्ध अभियान के दौरान इल्तुतमिश को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनको यह लगने लगा था कि अब ये युद्ध हम नहीं जीत सकते। तो उन्होंने दिल्ली में बैठे अपने बेटों को समाचार भिजवाया और मदद करने के लिए कहा। लेकिन उनमें से कोई भी बेटा, बहुत सारे बेटे थे, लेकिन कोई भी बेटा उनकी मदद करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि उनको लगने लगा था कि वहाँ पर जाएंगे तो अब्बा के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे जाएंगे और जो यहाँ पर बचेंगे वो यहाँ पर शासन करेंगे। इस तरह से कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं पहुंचा। अब जब रजिया सुल्तान वहां से उनकी सहायता करने के लिए गई और वहां पर सेना का कमांड अपने हाथों में लिया और वहां पर युद्ध करते हुए उन्होंने युद्ध जिता दिया। और युद्ध जिताने के साथ ही इल्तुतमिश ने वहीं से युद्ध के मैदान से घोषणा की कि मेरी अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान होगी। इसके बाद रजिया सुल्तान की राह भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब वे युद्ध से वापस लौट रहे थे तो उस समय इल्तुतमिश ने अपने एक दल का गठन किया था। उसका नाम था चालीसा दल। चालीसा दल में 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। उन तुर्क सरदारों का काम था इल्तुतमिश के साम्राज्य को चलाना, और उस साम्राज्य में जो 40 तुर्क सरदार थे उनको अलग अलग विभागों का बंटवारा किया हुआ था और वो उनको प्रधान हुआ करते थे। वो 40 तुर्क सरदार ही इल्तुतमिश के पूरे साम्राज्य को चलाते थे। वो कहा जा सकता था कि एक तरह से एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। लेकिन जब उनको पता चला चालीसा दल को कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, तो उन्होंने रजिया सुल्तान को शासक मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास में भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है और उनको ऐसे लगने लगा था कि अब एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी, तो वह उनका विरोध करने लगे। तो उन चालीसा दल ने इल्तुतमिश के बेटे थे, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह और तो ये एकमात्र से नाम मात्र का शासक था, बल्कि शासन तो वो चालीसा दल ही चला रहे थे। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उनकी माता इल्तुतमिश की विधवा बेगम, उन्होंने अपनी मनमानी करना स्टार्ट की और जनता के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। इन अत्याचारों से त्रस्त आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान जनता के बीच पहुंची और उनको विश्वास दिलाया कि आप मुझे राजा बनाते हो तो मैं आपके सारे अत्याचारों से आपको मुक्त कर दूंगी और आपको यह अधिकार देती हूँ कि अगर मैं कोई भी गलती करती हूँ अपने साम्राज्य चलाने के दौरान तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। उन्होंने जनता को कन्विंस किया और जनता की सहायता से वो राजमहलों के अंदर घुसी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ करके वहाँ की शासक बनी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी। लेकिन इस सुल्तान बनने के साथ ही रजिया सुल्तान की आगे की राह भी इतनी आसान नहीं थी। कहा जाता है कि दोस्तों, उनके जो अशोशाला के प्रधान थे उसका नाम था याकूत मलिक। याकूत मलिक के पास वो घुड़सवारी सीखने जाया करती थी, क्योंकि राजा को घुड़सवारी हमेशा काम आती है, युद्ध में भी हमेशा काम में आती है, तो वो घुड़सवारी सीखने जाया करती थी। अब घोड़ों की हाइट होती है 6 से 7 फीट हाइट, और रजिया सुल्तान की हाइट कहा जाता है कि काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से याकूत मलिक उनको घोड़े के ऊपर चढ़ने में सहायता कर दिया करता था। जब ये 40 सरदार उनके खिलाफ तो थे, जब उनको पता चला कि ये याकूत मलिक के इनके साथ धीरे धीरे संबंध बढ़ते जा रहे हैं, घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे सल्तनत में अफवाह फैला दी कि याकूत मलिक के रजिया सुल्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो उनको अफवाहों के रूप से बदनाम करने की कोशिश किया गया। रजिया सुल्तान के समय काफ़ी विद्रोह हो रहे थे, तो उन विद्रोह को रजिया सुल्तान ने दबाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन उस समय जो तबर हिंद, जो आज का बठिंडा कहा जाता है, बठिंडा के जो शासक थे उस समय, उन बठिंडा के जो कमांडर नियुक्त कर रखे थे उनका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने खुद को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और उन्होंने रजिया सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब ये बात रजिया सुल्तान को पता चली तो वो तुरंत खुद स्वयं भी अपनी सेना को साथ लेकर अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर पहुंच गई और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान में आपस में जंग हुई और इस जंग में रजिया सुल्तान की हार हुई। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर कैद में कर दिया था। जब यह बात चालीसा दल को पता चली तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और फायदा उठाने के साथ साथ ही रजिया सुल्तान को तो बंदी बना लिया गया था, तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लिया और शासन करने लगे। जब यह बात अल्तुनिया को पता चली तो उसने तो यह सोचा कि रजिया सुल्तान मेरे कब्जे में है, दिल्ली सल्तनत की महारानी मेरे कब्जे में, और उन्होंने तो अपना साम्राज्य अलग अलग बांट लिया, तो और मेरे को तो कुछ
मिला ही नहीं है। तो रजिया सुल्तान ने एक आखिरी दांव फिर से खेला और उस खेलने के साथ ही उन्होंने अल्तुनिया को समाचार भिजवाया कि तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं दिल्ली सल्तनत की महारानी और तुम बन जाओगे राजा। तो इस तरह से हम दिल्ली पर पुनः अधिकार कर सकते हैं। तो यह बात अल्तुनिया को भी समझ में आ गई और दोनों ने विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद वह दोनों वापस से दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन चालीसा दल ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के साथ ही उन्होंने, जब वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो हरियाणा में एक कैथल नाम की जगह है, वहां पर उन्होंने षड्यंत्र करके, जब रात में वो पेड़ के नीचे सो रहे थे तो षड्यंत्र करवा के उन्होंने वहां पर उनको मौत के घाट उतरवा दिया। उधर दिल्ली में उन्होंने चालीसा दल थे, उन्होंने याकूत मलिक जो रजिया सुल्तान के प्रेमी थे उनको वहां पर उनकी हत्या करवा दी। इस तरह दोस्तों एक महान शासक जो 1236 ईस्वी तक 1240 ईस्वी तक 4 सालों तक भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक थी, उसका अंत हुआ। इसके बाद चालीसा दल ने अपने एक कठपुतली शासक बहराम शाह को शासक बनाया, जो दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बना। दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने रजिया सुल्तान के बारे में अलग अलग संदर्भ लिखे हैं, जिनमें से इतिहासकार अल्फिस्टन का कहना है कि रजिया सुल्तान अगर स्त्री नहीं होकर पुरुष होती तो भारतीय इतिहास के महान शासकों में उनका नाम गिना जाता। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज का कहना है कि किस्मत ने उन्हें एक स्त्री बनाया, अगर उन्हें एक पुरुष बनाया होता तो उसमें वो सारे गुण विद्यमान थे जो एक योग्य राजा में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों रजिया सुल्तान के साम्राज्य का अंत हुआ। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।